मोदी को चैलेंज देने वाले ओवैसी का वोट बैंक क्या है? क्या ओवैसी सचमुच मोदी के कट्टर दुश्मन हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या पुराने हैदराबाद की आवाम को ओवैसी भाइयों की मजहबी सियासत पर एतबार है? क्या सचमुच दोनों भाई पुराने हैदराबाद के दिलों पर राज करते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब जानने इंडिया टीवी संवाददाता सुशांत सिन्हा हैदराबाद के उस इलाके में पहुंचे जहां पिछले 80 साल से ओवैसी खानदान को सालारे मिल्लत यानी कौम के नेता का खिताब मिला है। हमें पूरा दिन ओवैसी के साथ बिताना था और हम हैदराबादी भाईजान की हवेली के बाहर खड़े थे। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। चुनावों का वक्त है, नेता आपाधापी में लगे हैं, जीत के लिए दिन और रात एक किया हुआ है। लेकिन दिन और रात को एक करने के बीच दिन से लेकर रात तक वो कर क्या रहे हैं, वोटर तक कैसे पहुंच रहे हैं, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और मेरे पीछे आज हम हैदराबाद में हैं, निजामों के शहर में, और ये जो आप आलीशान बंगला देख रहे हैं, जिसे कि आप महल भी कह सकते हैं, ये इतने एकड़ में फैला हुआ है, ये सांसद असदुद्दीन ओवैसी का घर है। ऐसा घर जिसे दिल्ली के लुटियंस दिल्ली में रहने वाले सांसद अगर देख लें तो उन्हें रश्क हो जाए। कई एकड़ में फैला हुआ ये घर, दूर दूर तक अगर आप नजर डालेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ खुली जगह दिखेगी और बड़ी सी इमारत दिखेगी। अगर आप एक तरफ देखेंगे तो आपको पुराना हैदराबाद नजर आएगा, दूसरी तरफ नजर डालेंगे तो आपको नया हैदराबाद नजर आएगा। यानी ऊंचाई पर एक ऐसी जगह इस आलीशान घर को बनाया गया है ताकि पुराने हैदराबाद से लेकर नए हैदराबाद तक नजर रखी जा सकती है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो विंड एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर ये छोटी छोटी पवन चक्कियां लगाई गई हैं, जिनका इस्तेमाल करके जो हवा है उसका इस्तेमाल ऊर्जा के लिए किया जा रहा है। अब सियासत में हवा किस तरफ बह रही ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ हवा का अच्छा इस्तेमाल है। अगर सिक्योरिटी की बात करें, आप देखेंगे 2-3 लोग आपको नजर आएंगे, बस वही सिक्योरिटी के लिए हैं। कोई गनमैन नहीं है, कोई ऐसी बहुत बड़ी सुरक्षा नहीं है। आमतौर पर लोग यहाँ आ सकते हैं, ये व्यवस्था की गई है। लेकिन यही वो घर है जहां असदुद्दीन ओवैसी रहते हैं। लेकिन इस घर से अलग वोटर के दिल में क्या वो घर बना पाए हैं, क्या वो जगह बना पाए हैं, और हैदराबाद की सियासत में अपनी इस राजनीति को वो कैसे आगे ले जाएंगे, चुनाव प्रचार को कैसे आगे ले जाएंगे, आज हम आपको दिखा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ साल पहले ही हैदराबाद के शास्त्रीपुरम इलाके के इस आलीशान घर में अपनी रिहाइश बनाई, जिसे मकान कम महल कहना मुनासिब होगा। इससे पहले ओवैसी का परिवार हिमायत नगर के पुश्तैनी मकान में रहता था। थोड़ी देर में बंगले का आलीशान गेट खुलता है और ओवैसी बिना लाव लश्कर के, बिना तामझाम के, अकेले हेलमेट पहने हमारे सामने थे। हमारे साथ हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। सर, एक तो माशाल्लाह आपकी बाइक बड़ी शानदार है, इस अंदाज में लोगों ने आपको कम देखा है। ये कैंपेन ट्रेल में आपका दिन कैसे शुरू होता है, कैसे निकलते हैं, थोड़ा दर्शकों के लिए वो भी बताएं। तो अभी थोड़ा देर हो गई है, वरना 8 बजे हम निकल जाते हैं सुबह में, और जाकर किसी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 1.5-2 घंटे का पैदल दौरा होता है। थोड़ा इंटरनल मीटिंग्स होते हैं इन कैमरा। फिर दोपहर में 3:30-4 बजे से फिर एक 1.5-2 घंटे की पद यात्रा होती है। फिर उसके बाद रात में 10 बजे तक पब्लिक मीटिंग्स होती हैं। 4-5 पब्लिक मीटिंग्स अटेंड करने की कोशिश करता हूँ, और क्योंकि ट्रैफिक का थोड़ा मसला रहता है, टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए मोटरसाइकिल भी साथ रहती है, और उससे आप जहाँ पर जाना है जाने में थोड़ा जल्दी पहुँच सकते हैं। बाइक का शौक भी नहीं है, शौक भी है, और अर्बन एरिया में ट्रैफिक इशू होता है, तो टाइम बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन जाता है। एक चीज़ और बताइए, क्योंकि आप जो बोलते हैं वो सुर्खियां बनती हैं, तो असद भाई जब सुबह निकल रहे होते हैं तो सोच के निकलते हैं कि आज क्या बोलना है, या रात में तैयारी करते हैं? वो स्पीच कब तैयार होती है? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, कोई तैयारी करते हैं या कोई लिख कर देता है। भाई एक आप पॉलिटिशियन है, एक थॉट प्रोसेस आपका रहता है। ओवैसी के मिजाज को समझने के लिए हमें उनके साथ चलना जरूरी था, लिहाजा हमने ओवैसी से ही पूछ लिया कि क्या हम उनकी मोटरसाइकिल पर चल सकते हैं। तो अभी हम आपके साथ चल सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं दर्शकों के लिए क्लियर कर दूं, हैदराबाद में सिर्फ जो चला रहा है उसको हेलमेट पहनना होता है, जो कि असद भाई कर रहे हैं। तो मैं पीछे बिना हेलमेट के बैठ सकता हूं? आप बैठ सकते हैं, यहाँ पे पीछे बैठने वाले हेलमेट का कानून नहीं है। और सेफ हूं ना सर? बिल्कुल सेफ। हैदराबाद की उस सड़क पर हम बढ़े जा रहे थे
जहां बीते 35 साल से AIMIM का कब्जा है। ओवैसी 2004 से यहां के सांसद हैं, चौथी बार मैदान में हैं। लेकिन हम हैरान थे कि करीब 1.5 दशक से सांसद ओवैसी लग्जरी कारों की काफिले की बजाय बाइक से प्रचार कर रहे थे। अमूमन हम दिल्ली में या उत्तर भारत में खास तौर पर देखते हैं कि नेता अगर प्रचार के लिए निकलते हैं तो पूरे लाव लश्कर से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से हाथ हिला दिया, 2 जगह मिल लिया। लेकिन आप जो है बड़े सरल तरीके से निकलते हैं, कम भीड़ है, 5-6 बाइक्स में देख रहा हूँ। आप पद यात्रा करते हैं, सिर्फ गाड़ी से हाथ नहीं हिलाते। इस कैंपेन के इस तरीके की वजह क्या है? सर, ये हमारे पार्टी का कैंपेन करने का तरीका है जो मुझे मिला है अपने बुजुर्गों की उनकी मेहनतों को देखकर। क्योंकि ये जो भीड़ मोबिलाइज की जाती है ना, इससे आप कैंपेन नहीं कर पाते हैं। आप मीडिया के सामने अच्छी तस्वीर आ जाती है, देखो कितने लोग जमा हो गए, मगर एक कैंडिडेट का काम ये होना चाहिए कि वो वोटर से जाकर मिले, मुलाकात करे और कॉन्स्टेंटली उनसे बातचीत करते रहे। तो ये काम हम लोग करते हैं। और हम में और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ में फ़र्क ये है कि वो लोग इलेक्शन के लिए कैंपेन स्टार्ट करते, हम साल के 12 महीने आवाम के दरमियान में रहते, उनसे बातचीत करते, उनके मसाइल को सुनते। तो ये फ़र्क है हम में और उनमें, इसलिए हमको ये ज़रूरत नहीं पड़ती भीड़ जमा करना, एक लाहो लश्कर तैयार करना। आप पब्लिक में रहिए, काम करिए। वो ये तो वैसा है ना कि अगर आपको एग्ज़ाम लिख रहे जा रहे हैं, अगर आप एग्ज़ाम से 1 महीना पहले पढ़ेंगे तो शायद पास भी हों, फेल भी हों। अगर आप साल भर कॉन्स्टेंटली रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो आप कम से कम अच्छा ग्रेड ला लेंगे। तो यही पॉलिटिक्स भी यही है। ओवैसी की सियासत का दायरा भले ही हैदराबाद से बाहर ना हो, लेकिन उनकी हर रैली में दिल्ली की तख्त पर बैठे प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र होता है। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी हैदराबाद में रैली की थी। हमने ओवैसी से यही सवाल पूछा। असद भाई, एक बात बताइए, ये हैदराबाद में अभी मोदी भी आके गए, आपको लगता है कि आपका तो यहाँ पे वर्चस्व है, लेकिन मोदी के आने से जिस तरीके से उसमें भीड़ आई, आपको कोई दिक्कत आने वाली है इस बार? नहीं, देखिए, भीड़ तो नहीं थी। 2014 में जो मोदी की 2 सभाएं हुई थी उसमें इससे डबल भीड़ थी और वो बड़ी स्पॉन्टेनियस थी। मैं इस बात का इकरार कर रहा हूँ। ये जो अभी जो मीटिंग हुई मोदी की, इसमें बड़ा मोबिलाइज करना पड़ा बीजेपी को और पकड़ पकड़ कर लोगों को लाना पड़ा। और वो माहौल बीजेपी का नहीं है, क्योंकि लास्ट असेंबली इलेक्शन में आपने देखा होगा कि बीजेपी के 100 सीट पर उनकी डिपॉजिट चली गई और सिर्फ 5 में से 1 ही MLA आया। तो मैंने समझता कि ऐसा कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है, बल्कि पूरे मुल्क में कोई मोदी वेव नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। लेकिन ये बताइए, अगर मोदी वेव नहीं है तो असद भाई की हर रैली में सिर्फ मोदी क्यों होते हैं? इसलिए कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं और देश ये जानना चाहता है कि उन्होंने 5 साल में क्या किया, क्या नहीं किया। और हम उनके अपोजिशन में हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अपोजिशन के जो कैंडिडेट हैं उनकी गलतियों को, कमज़ोरियों को देश के सामने एक्सपोज करें, ताकि हिंदुस्तान की जनता वोट डालने से पहले उनको ये भी पता चल सके कि भाई ये जिसको हम वोट क्यों डालें, क्यों नहीं डालें। तो इसलिए हमारा मकसद ये होता है कि लोगों को फैसला लेने में आसानी हो और लोगों को पता चले कि हम क्या अल्टरनेटिव पेश कर रहे हैं और उन्होंने क्या वादा किया और क्या कुछ नहीं किया। शायद ही कभी ऐसा हुआ कि ओवैसी की मजलिस जमे और विवाद न हो। मजहबी तकरीरों के इसी जुबानी जोर की बदौलत ओवैसी भाइयों ने जब से सियासत में कदम रखा शिकस्त नहीं खाई। लेकिन हम समझना चाहते थे कि संसद में ओवैसी के शब्दों की धार क्यों बदल जाती। अमूमन जब हम आपकी रैलियों को सुनते हैं तो उसमें जो बयानबाजी होती है वो बहुत तीखी होती है। ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी बोलने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होगी। लेकिन जब हम आपको संसद में सुनते हैं तो आप बहुत ही तार्किक बातें करते हैं और ऐसा लगता है संसद में जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले सांसद होंगे उनमें आपका नाम शुमार है। ये दो फर्क क्यों हमें दिखता है? सर देखिए, पार्लियामेंट के रूल्स के मुताबिक आपको उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है।
और पब्लिक मीटिंग जो होती है उसमें आपको पब्लिक है, जनता है, और आपको उनको कन्विंस करना है, उनको बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर है जो आप पब्लिक मीटिंग में बोल सकते हैं वो पार्लियामेंट में कैसे बोलेंगे आप। और एक बात आप याद रखिए कि मुझे पार्लियामेंट में टाइम बहुत कम मिलता, 5 या 6 मिनट बहुत हो गए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमने एक ऐसा कानून बना रखा है पार्लियामेंट में जो बड़ा ही नाइंसाफ़ी के ऊपर बना हुआ है कि जो पार्टी स्ट्रेंथ होगी उतना ही टाइम मिलेगा। तो मुझे बहुत ही कम टाइम में अपने पॉइंट्स को रखने का मौका मिलता है, तो इसीलिए वहाँ पर मेरे पास लिबर्टी नहीं है टाइम की। हम बिल्कुल नए ओवैसी से रूबरू थे जो अपनी तकरीरों का फर्क समझा रहे थे। तंग गलियों से निकलकर बुलेट हाईवे पर रफ्तार पकड़ चुकी थी, समर्थक भी पीछे थे। हम जानना चाहते थे कि जिस ओवैसी के भड़काऊ लफ्ज हम दिल्ली में बैठकर सुनते हैं, उनमें ऐसा क्या है कि पुराने हैदराबाद के लिए वो अल्फाज पत्थर की लकीर बन जाते हैं। असद भाई एक बात और बताइए, ये हैदराबाद की गलियां आपने इतनी छान ली, क्या वजह है कि चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या सुल्तान ओवैसी हो या फिर आपके जो दादा जान थे, यहाँ की जनता किसी और पे भरोसा क्यों नहीं जताती, सिर्फ ओवैसी परिवार पर क्यों? सर देखिए, एक तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम रहा है और करम है अल्लाह का। दूसरी बात यह है कि हमारे पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्रेडिट उनको जाता है कि ये लोग बड़ी मेहनत जुस्तजू करते हैं और उसी वजह से लोगों में एक एतमाद, भरोसा, मोहब्बत इजाफा होते रहता है। ओवैसी किसी दार्शनिक की तरह बातें करने लगे थे। चर्चा सियासत से आगे बढ़ चुकी थी। परिवार को वक्त दे पाते हैं? हाँ सर, ये देखिए, ये सवाल हर पॉलिटिशियन से आप लोग करते हैं और हम लोग इतना नाटक करते हैं, इतना झूठ बोलते हैं हम लोग। भाई आप भी काम करते हैं, आप भी एंकर है, दुनिया में हर आदमी काम करता है, मेहनत करता है, तो क्या वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता क्या? ये गलत बात है। ये देखिए, और फिर उस पर बोलते नहीं मुझे जनता ने सेलेक्ट किया है, मुझे जनता को। अरे भाई, अगर आप अपने घर में अच्छे नहीं है तो बाहर कहाँ अच्छे रहेंगे आप? बुलेट अब तंग गलियों की ओर मुड़ गई, दुआ सलाम भी होने लगे, मंजिल करीब आने वाली थी। तभी हमने एक और सवाल पूछा। एक चीज लेकिन और बताइए, मैंने गौर किया, अमूमन नेता जो हैं वो आजकल पारिवारिक जीवन को भी कैमरे के सामने लाने से हिचकिचाते नहीं है। मोदी जी तो माता जी से भी मिलने जाते हैं तो वहाँ 100 कैमरे होते हैं, आप परिवार को दूर रखते हैं, ऐसा क्यों? ना, मोदी जी का जब आप जिक्र करें तो क्या आपने मोदी जी की माता को कैमरे पर कब देखा? जब प्रशांत किशोर उनके पास गया तो वो तो प्रशांत किशोर का मैजिक था। अगर प्रशांत किशोर नहीं रहते मोदी के पास तो वो लाते ही नहीं थे अपनी माता को। तो आप परिवार को दूर क्यों रखते हैं? नहीं, दूर नहीं सर, मेरी प्राइवेट लाइफ है। असदुद्दीन ओवैसी के साथ बाइक पर करीब आधे घंटे के सफर के बाद हम उस इलाके में पहुंचे जो उनके सियासी टाइम टेबल में प्रचार के लिए तय था, जिसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में ओवैसी पर हमला बोला था। बीते 5 वर्षों में मूसी नदी के एक तरफ तो विकास दिखता है, लेकिन दूसरी तरफ हैदराबाद की स्थिति जस की तस है। वहां न गलियां सुधरती हैं और न ही नालियां सुधरती, लेकिन वहां मजलिस नाम का एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। उनको विकास की भाषा समझ ही नहीं आती। सियासत और हकीकत में फर्क समझने के लिए हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ उन्हीं गलियों में घूम रहे थे जिसे प्रधानमंत्री ने विकास की राह में AIMIM के स्पीड ब्रेकर का सेंटर बताया था।
अब हम याकूबपुरा इलाके में हैदराबाद के, जहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब की पदयात्रा शुरू हो रही है आज की, और आप देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हुई है। एक झलक पा लेने के लिए लोग बेचैन हैं और स्थिति ये है कि उनके लिए चल पाना भी मुश्किल हो रहा है। असद भाई, ये हर रोड शो में इसी तरीके से भीड़ इकट्ठा हो रही है क्या? हाँ, हमला ये तरीका यही है, पदयात्रा करते हैं इस इलाके की, जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों से मुलाकात करते हैं। अर्बन एरिया है तो आप सिर्फ पब्लिक मीटिंग पे रिलाई नहीं कर सकते, तो आपको फिरना पड़ता, इसलिए यही बेहतरीन तरीका है कैंपेन करने का। अच्छा, ये जिस इलाके में हम हैं, ये ओल्ड हैदराबाद में है? जी हाँ, ये साउथ ऑफ हैदराबाद का इलाका है। तो ये मोदी जी इसी का जिक्र कर रहे थे कि आपने डेवलपमेंट नहीं किया? हाँ, वही कर रहे थे, बोलते रहते हैं बेचारे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ एक महिला, इनसे बात है। अरे ये बताइए, ओवैसी साहब का काम कैसा है? ठीक है, अच्छा काम है। अच्छा काम, बेहतरीन काम, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम है। अच्छा काम इनका। अपने वोटरों से ऑन द स्पॉट सर्टिफिकेट पाकर असदुद्दीन ओवैसी जबरदस्त मुस्कान के साथ आगे बढ़े। ओवैसी साहब, महिलाओं का समर्थन तो दिख रहा है आपको? अब आप देखते जाइए, अब आगे क्या होता है। चलिए आइए आगे देखते हैं किस तरीके से बातचीत होगी वोटर से असदुद्दीन ओवैसी की। अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुद्दीन ओवैसी आप तमाम अहलियान महल्ला से गुजारिश करने आया हूँ, 11 अप्रैल को मजलिस को देकर कामयाब करिए, वतन का निशान है। वोट मांगते हुए ओवैसी सबसे दुआ सलाम करते जा रहे थे। बेशक भरपूर इस्तकबाल था, लेकिन कुछ नाराजगी भी थी। क्या है साहब, आप वोटिंग के लिए आते हैं, तो भी नहीं आते हैं। आ रहे आएंगे, पास आएंगे, चलो बिल्कुल आएंगे, फिक्र मत करिए, आप आपकी तकलीफ तकलीफ दूर करने का भरोसा देकर ओवैसी तो अपने दल बल के साथ आगे बढ़ गए। लेकिन हम थोड़ा सा रुक गए, उस शख्स से बात की जिसने ओवैसी से सवाल पूछा था, शिकायत की थी। ओवैसी साहब आते हैं? नहीं, कभी नहीं देखा साहब, इलेक्शन के टाइम पे अभी शक्ल दिखी है उनकी। इलेक्शन के टाइम शक्ल दिख रही है? बस इलेक्शन के टाइम पे दिखते, कभी गए तो मिलने को गए तो बोलते नहीं है बोलते। शिकायत अब भी वही थी। बहरहाल इससे इतर असदुद्दीन ओवैसी की पदयात्रा जारी रही। वो वोटरों से अपनी सियासी पतंग को आसमान तक पहुंचाने की गुजारिश करते रहे। अरे भाई जाने दो। हैदराबादी भाईजान की सल्तनत का मूड जानने के लिए हमने उन लोगों से बात की जिनके आगे ओवैसी ने हाथ जोड़े थे। ओवैसी साहब काम किए? जी हाँ, करे ना। क्या काम किए? पानी आता है आपके यहाँ? जी हाँ, बोरिंग बनाने लगा है ना। अच्छा। जी हाँ। बिजली आता है? हाँ, ये बोरिंग बनाने लगा है। क्या? 4-4 दिन झाड़ू नहीं होती यहाँ पे। 4-4 दिन झाड़ू नहीं होता? और ये सांप निकल रहे हैं यहाँ पे। सांप निकल रहे हैं? जी हाँ, पास पीने वाले पी के आते, इधर गंजड़ियाँ आते, बहुत ऐसा रात हमको। तो आपने बोला ओवैसी साहब को? नहीं, अब चले गए ना, जल्दी पुकारे तो नहीं सुने, जल्दी में चले गए। जंगल से सांप आ रहे हैं बाबा बस्ती में, और जो सब नला में पानी सही नहीं, अपने क्या बोलते समा गली देखो, बल्दिया वाले नहीं आते। वोट उनको ही देंगे? किसको? ओवैसी साहब को। ओवैसी साहब को देते हमेशा। आ रहा है, फिर भी वोट ओवैसी को ही देंगे? हाँ, फिर क्या करेंगे? किसको? दूसरे को देके क्यों नहीं देखेंगे? कौन सुनता बाबा, कौन सुनता? अपना हमारा आदमी है, अपना आदमी, अपने को देना पड़ेगा। अपना आदमी? हाँ। तो अपना आदमी तो आपके लिए कुछ ये सांप नहीं रोक रहा? नहीं, अब क्या करेंगे, नहीं करे तो हमारा काम है करने का, करते हैं। अब उन्होंने नहीं करे तो उनकी मर्जी है। लेकिन वोट ओवैसी को देंगे। और तो हम कहीं को बोले तो हमारे बड़े थे, उन्होंने बड़े हैं, छोटे पैसे देते, उनके बाबा के जब से देते। अच्छा। हाँ, बाबा के जमाने से देते। इसे ओवैसी का मैजिक कहें या फिर विकल्प का अभाव, दिक्कतें भले ही बहुत हों, लेकिन वोट देंगे तो असदुद्दीन ओवैसी को। खैर, सियासत की जिस फिल्म की शूटिंग देखने हम यहाँ पहुंचे थे, उसका मुहूर्त शॉट काफी दिलचस्प लगा, लिहाजा हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ बढ़ते रहे, आवाम से रूबरू होते रहे, भाईजान पर राय शुमारी करते रहे। तो असदुद्दीन ओवैसी की पदयात्रा चल रही है और उनके साथ जो लोग चल रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं। ओवैसी साहब के साथ आप लोग क्यों हैं? हम अच्छा काम करते हैं बोल के। क्या अच्छा काम किया? बहुत अच्छे काम करे हैं। अभी कुछ लोग उधर मिले, बोले ओवैसी साहब सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं। नहीं, he is the leader of the masses. He is available 24 hours in his party office. अब तक जो लोग भी मिले उनमें कुछ ऐसे थे जो ओवैसी को काम से ज्यादा उनके नाम पर वोट डालते हैं।
जबकि कुछ लोग भाईजान के काम गिनाते नहीं थक रहे थे। अवाम की इसी कश्मकश को देखने समझने के बाद हम एक बार फिर हैदराबाद पर एक मुश्त दावेदारी का दावा करने वाले ओवैसी के पास पहुंचे। असद भाई, अभी लोगों से बात हो रही थी और लोग तारीफ कर रहे थे जिस तरीके से आपके यहाँ स्कूल चलते हैं जिसमें मुफ्त शिक्षा मिलती है, हॉस्पिटल चलते हैं जिसमें करीब करीब मुफ्त में इलाज होता है। तो असदुद्दीन ओवैसी की ये छवि दुनिया तक क्यों नहीं जा पाती कि आप इतना काम कर रहे हैं स्कूली शिक्षा को लेकर या स्वास्थ्य के क्षेत्र? एक मिनट, खैरियत से भाई, मेरा ख्याल रखिए 11 तारीख के दिन। ऐसा है ना सर, ये अच्छी छवि आएंगे तो टीआरपी में इजाफा नहीं होगा, तो आप लोग दिखाना नहीं चाहते तो अब क्या करेंगे? नहीं, लेकिन आप भी तो रैलियों में सिर्फ मोदी मोदी बोलते हैं, ये काम बोलेंगे तो अपने आप टीवी पे चला नहीं सर, आप जो काम कर रहे हैं ना वो काम खुद बोलता है। बास जो काम होते हैं उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो लोग को दिक्कत आता है। अस्सलाम वालेकुम खाला, दुआ फरमाइए, मंजलिस कोड दीजिए। तो ये रहता है, हम काम कर रहे हैं, इसीलिए तो लोग समझते नहीं है। जो दिल्ली में बैठते हैं वो ये समझते हैं कि हम सिर्फ भड़काऊ भाषण देते हैं। ज़मीन पर जब आकर देखते हैं तो उनको मालूम होता है कि हाँ, यहाँ पर इनका थोड़ा बहुत काम है, लोगों में इसलिए भरोसा है। असदुद्दीन ओवैसी जनता के जिस भरोसे की बात कर रहे हैं वो कितना है, इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि जनता के उसी भरोसे के बूते असदुद्दीन ओवैसी को चौथी दफा संसद में अपनी सीट पक्की होने का सिग्नल मिल रहा है। असद भाई को कुछ बोलना चाहते हैं? बोलते हैं कि वो बुरी दुतारे इतना ज्यादा काम करते हैं कि किसी की मिसाल नहीं दे सकते। कैसा काम कर रहा है असद भाई? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब इनको पीएम बनते देखना चाहती हैं? लेकिन लोग तो चाह रहे हैं कि आप वहां तक पहुंचे। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक है। तो आप हैदराबाद से बाहर नहीं जाएंगे? हैदराबाद से बाहर 3 जगह पर लड़ रहे हैं, औरंगाबाद में, किशनगंज में, और यहाँ टीआरएस सपोर्ट कर रहे हैं, आंध्रा में जगन के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई काम इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सलाम, लोगों से मिलने दो भाई, लोगों से मुलाकात करना भी है। जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन कभी एक दिन हम देख सकते हैं उस कुर्सी पे। वो नहीं, मेरा मंत्री, देखिए ये सब चीजें हमारा मकसद ही नहीं है जिंदगी का। तो फिर ओवैसी का मकसद है क्या? क्यों वो एक बार फिर दिल्ली में हैदराबाद के नुमाइंदे बनकर जाना चाहते हैं? क्यों वो तपती धूप में गली गली घूमकर वोटर्स के आगे झोली फैला रहे हैं? जो इज्जत दिया वो बहुत दिया। हम कभी सोचे भी नहीं थे कि इतनी मोहब्बत इज्जत से हमको अल्लाह नवाजेगा। हम इसमें खुश हैं, बस यही काम करना है, पार्टी को मजबूत करना है, ऑर्गेनाइजेशन को। नहीं, लेकिन सरकार में होंगे तो ज्यादा लोगों के लिए काम कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार में कोई गलत बात है, ये हमारा तजुर्बा बताता है कि आप सिर्फ अपने लिए काम करेंगे, अपने ऐशो आराम में इजाफा हो जाएगा, शायद थोड़े बहुत पैसे कमा लेंगे, मगर जो काम जनता का होना है, आवाम का, वो आपको गवर्नमेंट पर दबाव डालकर कराना पड़ेगा, और अंदर रहने से काम नहीं होगा, सिर्फ आपका फायदा होगा। सियासत को लेकर अपनी फिलॉसफी बयां करते करते असदुद्दीन ओवैसी को निकले हुए करीब 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अवाम से मुलाकात का सिलसिला थमा नहीं था। जीत का भरोसा होते हुए भी भाईजान की भावुक अपील थमी नहीं थी। असदुद्दीन ओवैसी के साथ पुराने हैदराबाद का सियासी मिजाज समझते हुए हमें कुछ घंटे बीत चुके थे। अंदाजा हो चुका था कि नतीजे भले ही 23 मई को आए और चाहे जो भी आए, लेकिन ओवैसी के लिए कौम के एक तबके में मोहब्बत बरकरार है। हैदराबाद लोकसभा में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं, इनमें 6 पर ओवैसी की पार्टी का ही कब्जा है। हैदराबाद लोकसभा सीट पर 60% तक मुस्लिम वोटर्स हैं। पिछले 5 साल में अल्पसंख्यकों के लिए मोदी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की। बीजेपी को यकीन है कि 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं के कुछ वोट पर वो सेंध लगा सकती है, लेकिन क्या हैदराबाद में ये मुमकिन है? इस बार के चुनाव में मुस्लिम महिलाओं का वोट किसको जाएगा, ये भी एक यक्ष प्रश्न है, क्योंकि नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं 3 तलाक के मुद्दे पर जिस तरीके से वो महिलाओं के साथ खड़े हुए, मुस्लिम महिलाओं का साथ उनको मिलेगा। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि नहीं, महिलाएं उनके साथ हैं। अब देखते हैं हैदराबाद की महिलाएं क्या कहती हैं, किसके साथ हैं, मोदी जी या ओवैसी साहब? ओवैसी साहब। क्यों? आपके साथ
उन्होंने हम लोगों के बच्चों को बुका हुआ फ्री देते, हर उसमें मदद करते हैं, इस वजह से उनका साथ देते हैं हम। अच्छा ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं 3 तलाक पर बिल लाए, उसलिए मोदी जी का साथ नहीं देंगे? नहीं क्यों? हमारे इस्लाम में वो नहीं है। इस्लाम में अपने असदुद्दीन में उन्होंने उनको देते हम लोग, उनका साथ देंगे। दूसरे जने से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, हमें वोट तो ओवैसी साहब के लिए हमेशा उनके वास्ते होता। चार मीनार से करीब 6 किलोमीटर दूर घोषा महल दारुस्सलाम में इसी जगह पर ओवैसी परिवार की वो सियासी विरासत मुकम्मल हो रही है जिसका आगाज करीब 5 दशक पहले अब्दुल वहीद ओवैसी ने किया था। 5 दशक में मजलिस का रंग बदला, सियासत बदली और ओवैसी परिवार का भाग्य भी बदल गया। हैदराबाद में ओवैसी खानदान का रुतबा है, हैसियत है और बहुत बड़ा कारोबार भी है, जिसमें मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, कई दूसरे कॉलेज और 2 अस्पताल भी हैं। एक बड़ा मेडिकल कॉलेज दारुस्सलाम में भी है। फिलहाल घर घर वोट मांगने के बाद ओवैसी के चेहरे पर थोड़ी थकान नजर आने लगी थी। चाय का वक्त आ चुका था और हमारे सवालों का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका था। लंबी पदयात्रा के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी इस छोटे से रेस्टोरेंट में हैं जहां पूरी भीड़ उनको सुनने के लिए इकट्ठा है और हम चाय पर चर्चा करने जा रहे हैं। और चाय पर चर्चा है तो सर घोर सियासत की बात भी होगी। अब मोदी जी आए और बोले कि आप लोग दोनों ओवैसी बंधुओं को मोदी जी सपने में आते हैं, ऐसा है क्या? सर ऐसा है ना कि नरेंद्र मोदी जो है वो झूठ मास्टर है, सपनों के सौदागर हैं, सपने बेचना उनको अच्छी आदत है। अब वो हमारा नाम लिए हैं तो बड़ी, मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल से अल्फाज को चाप चाप कर तकलीफ से उन्होंने मंजलिस कहा। तो वो तो वैसा ही है ना, वो मुग़ल आज़म का एक मशहूर डायलॉग था, पिक्चर का आपने देखी होगा मुग़ल आज़म, जिसमें वो एक डायलॉग था कि वो बादशाह बोलता है कि तेरे दिल की बात ज़बान पर आ ही गई। तब उनकी दिल की बात ज़बान पे आ ही गई। तो अच्छा है, बोलते रहिए मजलिस और हम इंशाल्लाह अपना सफ़र करते रहेंगे। जिक्र प्रधानमंत्री मोदी का हो और ओवैसी के गुबार अल्फाजों की शक्ल में बाहर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर क्यों ओवैसी की हर रैली में हुकूमत और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा जाता है? क्यों ओवैसी को प्रधानमंत्री मोदी का इतना खौफ है? हमने यही पूछा। सच्चाई नहीं है कि आप देखिए आपकी हर रैली में नरेंद्र मोदी का ही जिक्र होता है। अब कल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ, लेकिन मैं कल की आपकी जनसभा का वीडियो भी देख रहा था, उसमें सिर्फ मोदी छाए हुए थे। देखिए, अगर कोई देश का प्रधानमंत्री है और दोबारा बनना चाह रहा है तो ये देश ये जानना चाहता है कि ये जो शख्स दोबारा वज़ीर आज़म बनने या प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, ये देश के लिए क्या किया क्या नहीं किया। हम उनको प्राइम मिनिस्टर बनने से रोकना चाहते हैं और इसीलिए हम उनकी तमाम गलतियां, उनकी कमज़ोरियां, उनके झूठे वादे, उनके जुमलेबाजी को जनसभा में आवाम के सामने रखते हैं। तो इसमें तकलीफ दे बात क्या है? आप ये चाह रहे हैं कि मोदी के बारे में क्रिटिसाइज करना छोड़ दूं और ख़वाली पार्टी बना दूं उसको? वो नहीं होने वाला है। बात निकली तो जिक्र आतंकवाद का भी आया, हिंदू आतंकवाद का भी आया। पीएम मोदी के 4 दिन पहले वर्धा में दिए गए उस बयान का भी, जिसमें उन्होंने हिंदू आतंकवाद को लेकर विरोधियों को कटघरे में खड़ा किया था। नरेंद्र मोदी ने वर्धा में कहा कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, क्या ये जेब देता है एक शख्स को जो प्राइम मिनिस्टर एक अजीम ओहदे पर बैठा हुआ है? क्या वो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे? आप कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लिए हैं, आपकी नज़र में हिंदू भी बराबर होना चाहिए, मुसलमान भी, दलित भी, ओबीसी भी, औरत भी, हाँ ये सब बराबर होना चाहिए आपको। अगर मैं वो बात कहता तो आप क्या करते बताइए? आप एक शो कर देते मेरे पे, आपने बल्कि पूरी टीवी चैनल एक शो कर देते कि ओवैसी भड़काओ भाईजान फिर से एक हिंदू मुसलमानों में दरार पैदा कर दिए। कभी भड़काऊ तकरीरों के लिए पहचाने जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने भी वक्त के साथ अपनी सियासत की धार बदली है।
इसके पीछे ओवैसी की ख्वाहिश हैदराबाद के दायरे से निकलकर देश के बाकी हिस्सों में सियासी जमीन तलाशने की है। यही वजह है कि ओवैसी प्रधानमंत्री मोदी के विरोध पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, तो उमर अब्दुल्ला के कश्मीर में अलग पीएम वाले बयान पर भी ना इत्तफाकी का खुला इजहार करते हैं। आप मोदी जी का जिक्र करते हैं, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कहते हैं कि इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर का अपना प्रधानमंत्री होगा, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं जो चुनाव में खड़े हैं वो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, उनका जिक्र आपकी रैली में नहीं है? सुनिए, हिंदुस्तान चलेगा संविधान से, हिंदुस्तान नहीं चलेगा क्या उमर अब्दुल्ला बोलेंगे क्या मोदी बोलेंगे। संविधान में जिस चीज़ का जिक्र है उसी के मुताबिक देश चलेगा। अगर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है तो यकीनन मुझे उसकी वफादारी पर शक है, मैं शक करूंगा उसकी वफादारी पर। उमर अब्दुल्ला की वफादारी पे आपको शक है? उमर अब्दुल्ला अगर पाकिस्तान की तायीद करेंगे मैं उनके खिलाफ खड़े रहूंगा। अगर उमर अब्दुल्ला कहेंगे कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का प्रोविज़न है, इजाज़त है, तो यकीनन हो सकता है। अगर नहीं है प्रोविज़न तो नहीं हो सकता। ओवैसी जिस बेफिक्री से बात कर रहे थे उसकी बुनियाद पुराने हैदराबाद की इन्हीं तंग गलियों में पड़ी है। ओवैसी खानदान के वारिसों ने इन्हीं गली कूचों में सियासत का सबक सीखा और कौम की रहनुमाई के दावों के दम पर दोनों राजनीति की नई बुलंदियों का ख्वाब देखने लगे। चूंकि आप लोकतंत्र की बात हमेशा करते हैं, संविधान की बात हमेशा करते हैं, एक सवाल जो अमूमन चर्चा हम लोग करते हैं कि आपकी खुद की पार्टी में लोकतंत्र कहाँ है? आपके दादा जान, फिर आपके अब्बू जान, फिर आप और आपके भाई, लोकतंत्र कहाँ है फिर पार्टी में? पब्लिक वोट डाल रही ना, पब्लिक वोट डाल रही, कामयाब कर रही। तो पब्लिक तो मोदी के लिए भी वोट डाल रही। हाँ, तो जब वो भी लोकतंत्र है, बिल्कुल है। और देखिए सबसे बड़ा फैमिली कौन सी मालूम इस देश में? आरएसएस। गवर्नर आरएसएस का, प्राइम मिनिस्टर आरएसएस का, चीफ मिनिस्टर आरएसएस का। ओवैसी की सियासत की यही खासियत है, बात कोई भी हो घुमा फिरा कर उसे प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस और बीजेपी तक ले जाते हैं। लेकिन अब बारी ओवैसी से उस सवाल की थी कि क्या मजहबी तकरीरें और भड़काऊ भाषणों की वजह से ही ये खानदान 3.5 दशक तक हैदराबाद की सियासत का सुल्तान बना रहा। अभी मैं लोगों से भी बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी ने कहा आपने बहुत काम किया है, कुछ एक आध लोग मिले जिन्होंने कहा कि ये काम नहीं किया, वो किया। लेकिन जब हमने पूछा वोट क्या ओवैसी को देंगे तो उन्होंने कहा कि हाँ उनको ही देंगे क्योंकि वो अपना बच्चा है, मुस्लिम उम्मीदवार है। तो क्या ये मुस्लिम बहुल इलाका है इसलिए ओवैसी जीतते हैं या आपका काम है इसलिए जीतते हैं? नहीं, देखिए मैं आपको बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरी पार्टी की जो कामयाबी का राज है वो एक तो अल्लाह की ज़ात का करम है, दूसरा हमारे पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो पार्टी के मेरे ऑनरेबल मेंबर्स हैं, ब्रांच प्रेसिडेंट्स हैं, एमएलएस हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, इन सब का ताउन हमको हासिल है और आवाम की मोहब्बत हमारे साथ में है। हम जो है दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह इलेक्शन के लिए तैयार नहीं होते। हम साल के 12 महीने लोगों की तकलीफ़ में, उनकी जब मौता होती है, खुशी होती है, हम कोशिश करते हैं उनके साथ रहने के लिए। तो यही हमारा कामयाबी का राज रहा, हम यही काम करते हैं। ओवैसी जो भी कहें, लेकिन 1.5 दशक से अब तक उनके बयानों और भाषणों से ये बात साफ है कि उनकी सियासत का एक छोर मजहबी किनारों तक भी जाता है। ओवैसी ही नहीं, उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन की तकरीरों को सुनकर ये साफ हो जाता है। फिलहाल चाय खत्म हो चुकी थी और वक्त ओवैसी की चुनावी सियासत के एक और चैप्टर को खोलने का था। के कैंपेन की एक ये भी खासियत है कि दिन भर घूमने के बाद जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो लोग उनसे जुड़े हैं, वो अब ये हैदराबाद की स्पेशल डिश खा रहे हैं। अगर आप देखें, खिचड़ी कीमा है, निहारी पाया है, ये लोग खा रहे हैं। क्या है खाने में आज? खिचड़ी पाया कीमा। ये दिल में ओवैसी साहब हैं और पेट में निहारी? नहीं, पेट में भी ओवैसी साहब है, निहारी में भी ओवैसी साहब है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे तमाम जो कार्यकर्ता हैं, अगर आप इस कमरे में देखें तो ये बैठकर निहारी पाया खा रहे हैं, खिचड़ी कीमा खा रहे हैं। और इसके जस्ट तमाम लोग देख रहे हैं, ये पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, असद भाई से जुड़े हुए लोग हैं, साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये रूप आपने शायद ही देखा होगा कि वो खुद खाना नहीं ले रहे हैं, लेकिन पहले सबको खिला रहे हैं कि तुम ये खाओ, कौन मीठा खा रहा है, नहीं खा रहा, कौन रोटी खा रहा है, कौन निहारी ले रहा है, नहीं ले रहा है। सर, ये जो आपका इतना प्यार है कार्यकर्ताओं के लिए, यही इनको आपसे जोड़े रखता है?
नहीं सर, ये देखिए खाने के मामले में हैदराबादी लोग बहुत मशहूर हैं। हम लोग जो है अपनी खातिर तवाज़ो मेहमान नवाजी के लिए पूरे हिंदुस्तान में माने जाते हैं, तो वो भी एक हमारे एक तहज़ीब का हिस्सा है। और ये तो हमारे पार्टी के मेंबर्स हैं, तो हम लोग तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वक्त इनके साथ गुजारते हैं। तो अब इलेक्शन का टाइम है, तो क्योंकि यही एक वक्त का खाना हम लोग खाते हैं, उसके बाद फिर रात हो गई तो दूसरा सुबह ही हो जाती है। खाने पर बात छिड़ी तो ओवैसी ने हमें पूरा हैदराबादी जायका समझा दिया। बात आगे बढ़ी तो ओवैसी खानदान की सियासी विरासत के पुराने पन्ने भी खुलने लगे। मैं चाहता हूं कि जो हमारे टेलीविज़न के दर्शक हैं वो आपकी ज़िंदगी का वो हिस्सा भी देखें कि असदुद्दीन ओवैसी जो फैमिली मैन है, मैं चाहता हूं, देखिए ये जो आपके अंदर है, जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं वो ऐसे ही नहीं, वो आपके अब्बा जान के बारे में भी लोग ऐसे ही बोलते थे कि सुल्तान ओवैसी साहब जो हैं वो इसी तरीके से लोगों से। आपकी क्या यादें हैं उनको लेकर, उनसे क्या सीखा है? देखिए कोई भी औलाद अगर कोई अच्छी चीज़ सीखती है, अच्छा बनती है, तो यकीनन उसमें उनके माँ बाप का रोल होता है, चाहे वो आप हो या मैं हो या कोई हो। तो इंसान के लिए सबसे बड़ी पहली तरबियतगाह उसका घर होता है और उनके माँ बाप होते हैं। तो यकीनन अगर मुझ में कोई अच्छाई है तो वो अल्लाह की तरफ से और मेरे माँ बाप की परवरिश, उनकी दुआएं, उनका मुझे तरबियत देना, उनका गुस्सा करना, तो वही एक इंसान की शख्सियत को बना। गुस्सा करते थे आप पे? हाँ बिल्कुल, हर माँ बाप करते थे और हम अपने वालिद से बहुत डरते थे, इज़्ज़त करते थे। तो यही उनका नतीजा है। अगर मुझ में कोई गलती है तो वो मेरी ज़ाती तरफ से है। वैसे तो मजलिस यानी MIM करीब 85 साल पुराना संगठन है, लेकिन ओवैसी खानदान के हाथ में इसकी बागडोर 1957 में बैन हटने के बाद आई। MIM ने अपनी पहली चुनावी जीत 1960 में दर्ज की, जब सलाहुद्दीन ओवैसी हैदराबाद नगर पालिका के लिए चुने गए। फिर 2 साल बाद वो विधानसभा के सदस्य बने। तब से मजलिस की ताकत लगातार बढ़ती चली गई। फिलहाल ओवैसी खाने की टेबल पर थे और बातें जब सियासत से इतर होने लगी तो ओवैसी खानदान के छोटे मियां यानी अकबरुद्दीन ओवैसी का जिक्र भी आया। अच्छा, आपके और अकबर की कैसे रिश्ते हैं? नहीं, जैसे 2 भाइयों के होते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हम लोग बहुत करीब हैं और भाई हैं, तो सवाल ही पता नहीं होता। साथ घूमने जाते? ठीक है भाई, साथ घूमते हैं, साथ अपना काम करते हैं, सब चीज़ें हैं। और बड़े भाई के तौर पे आप उनको डांटते भी हैं जब कुछ गलत बोल जाते हैं? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अकबर में जितनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है और जितना पॉलिटिकल विजन है और इन डेप्थ पॉलिटिकल जो कैलकुलेशन है वो अकबर में मुझसे ज़्यादा है, मेरे से बेहतर ऑरेटर हैं। तो अक्सर ये होता है कि उल्टा मुझे उनसे कुछ समझने का, सीखने का मौका मिलता है और उनकी जो पॉलिटिकल रीडिंग है वो मुझसे ज़्यादा बेहतर है, बहुत बेहतर है। सियासत हो या फिर निजी जिंदगी, ओवैसी हर बात खुलकर और बेतकल्लुफी से बताते जा रहे थे। फिलहाल बातों का सिलसिला खत्म कर हम लोगों की राय जानने निकले। हमारे पास याकूत प्रेम है, ख़ास तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह जो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं AIMIM की तरफ से ही ऑर्गेनाइज करते हैं। किसको वोट देंगे इस बार? मोदी को? मोदी को अभी डिसाइड नहीं किया, करेंगे डिसाइड नहीं किया। ओवैसी साहब का काम कैसा है? बढ़िया। आप इस बार किसको वोट देंगे? हम तो MIM को दे देंगे। मेरे पीछे निज़ामों के शहर हैदराबाद का 4 मीनार है और इसकी भले 4 मीनारें हों, लेकिन वोटर के दिल में एक ही मीनार पूरी मजबूती के साथ अपनी नींव गड़ाए हुए है और वो नींव, वो मजबूती के साथ खड़ा हुआ मीनार असदुद्दीन ओवैसी हैं। आप किसी से बात कर लीजिए, यहाँ बुजुर्ग हों, युवा हों, महिलाएं हों,
यहाँ पर एक ही बात का जिक्र होता है कि हम ओवैसी साहब से खुश हों नाखुश हों, लेकिन वोट MIM को देंगे, वोट ओवैसी को देंगे और KCR के साथ उनका गठबंधन है तो उसको देंगे। यहाँ पर जिस तरीके से आप चर्चा करेंगे एक ही बात का जिक्र मिलता है कि उन्होंने काम बहुत किया है, स्कूल बनवाए हैं, हॉस्पिटल बनवाए हैं और इसीलिए लोग जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़े नजर आते हैं। अब देखना होगा 11 अप्रैल को जब वो वोट डालने जाएंगे तो यही बात वोटों में भी तब्दील होती दिखेगी या नहीं। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।